नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड रविंद्र पंचोली जी, एज ऑलवेज रेडी विद हिज पंचेस, बट द स्पेशल गेस्ट टुडे इज एम्बर जैदी। मिस एम्बर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। नमस्कार। एम्बर जी, पहली Thank you बार so much, Sumit आप ji, for having me on your show. It's absolute pleasure and honor to be on your show. Thank you so much. एम्बर जी, पहली बात ये है कि इतनी देर के बाद आपने टाइम दिया है, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है यू आर सुपर बिज़ी इन लॉट ऑफ थिंग्स। आप सोशल वर्क में भी लगी रहती हैं, हमें वो भी पता है। इसलिए हमारा ऑनर है कि आपने आज टाइम दिया। लेकिन एक मुद्दा भी है, जिसके ऊपर हमने बात करनी है। मुद्दा है रेडिकलाइज़ेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा, जिसको मैं, एक पंजाबी का वर्ड है बदतमीज़ी, बढ़ती जा रही है, पागलपन बढ़ता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? वह समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग? व्हाई इज़ इट कि ये पागलपन हमें भारत में दिखता है, हमें मिडल ईस्ट में नहीं दिखता। अब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी दिखना बंद हो गया है, बट भारत में ही क्यों? देखिए सुमित जी, जब हम भारत में रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इस मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए और एक सोल्यूशन की ओर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मुद्दे को सिर्फ डिस्कस करें ये काफी नहीं है। समाधान क्या है, क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन है भारत में वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। हम अलग अलग तरह से अलग अलग समाज के लोगों के अंदर रेडिकलाइजेशन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इसके पीछे जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो तो है ही, लेकिन जो आंतरिक कुछ ऐसी शक्तियां हैं और वो कुछ ऐसी पॉलिसीज रही हैं भारत में, जिसकी वजह से भारत में एक समाज में कहीं ना कहीं एक डिवाइड और जो रेडिकलाइजेशन है वो पोस्ट पार्टीशन वो बढ़ता ही गया है। हम अगर 1947 से बात करें, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान निकला, फिर उसके बाद बांग्लादेश में निकला, भारत का विभाजन हुआ, और जो भारत से पाकिस्तान निकला वो धर्म के आधार पर उनको एक अलग देश चाहिए था। पाकिस्तान का जो हवाला हुआ वो हम सबके सामने, लेकिन भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। क्या हम सही माने में, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एक परिभाषा है भारत की, इंडिया दैट इज भारत, जो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, क्या आप उसको मानते हैं कि वाकई में इन ट्रू सेंस भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है? मैं इस बात को अभी तक नहीं मानती हूँ, क्योंकि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर हर एक नागरिक के समान अधिकार हो, धर्म से ऊपर उठकर। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म को अलग ही तरह से देखा जाता है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि आप भी अपना धर्म ले आओ, मैं भी अपना धर्म ले आऊं, हम मिलकर खूब अपना धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, नॉट इन दैट पॉजिटिव वे, बट हम जो चाहे वो कर सकते हैं धर्म के नाम पर। ये यहाँ पर सेक्युलरिज्म, इस तरह की सेक्युलरिज्म का प्रचार प्रसार किया है, वो भी कुछ सेक्युलरवादी पार्टियों ने इस तरह की नीतियां बनाए, इस तरह के संगठन बनाए, जिसकी वजह से भारत में कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत का एक भारत विरोधी मानसिकता, भारत में समाज के अंदर विभाजन, अंदर जाति और धर्म के नाम पर विभाजन, इस तरह की नीतियां बनी, जिसकी वजह से लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक विभाजन और एक दूसरे के प्रति थोड़ा कहीं ना कहीं नफरत वाली मानसिकता बढ़ती गई। और आज हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमान और अलग अलग जातियों के नाम पर लोग बढ़ते हैं। लेकिन जो रेडिकलाइजेशन खासतौर से मुस्लिम समाज में हम देखते हैं, एक तो उसके पीछे एक जो इस्लामिस्ट होते हैं वो जिस तरह से भारत को लेकर गज़वे हिंद की बात करते हैं, हालांकि पाकिस्तान आर्मी तो ओपनली इस चीज को बात करती है। हम उसकी बात करते हैं डॉक्यूमेंट 2024, जिसमें पीएफआई का डॉक्यूमेंट था जो अभी कुछ सालों पहले वो रिवील हुआ था। उसमें मकसद सामने आया था कि भारत को 2047 तक उसका पूरा इस्लाम का वर्चस्व होगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत को लेकर ही ऐसी बात की जाती है। आप के सामने ब्रिटेन एक एग्जाम्पल है, वहां पर भी इस तरह की चीजें हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन हम अगर जब अपने देश की ओर देखते हैं, और हमें देश की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले अपना घर सुधारना चाहिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो अलग मसला है। लेकिन जब इसके सोल्यूशन की ओर बात की जाती है और किन किन वजहों से हुई, एक तो सबसे पहली बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों का गठन हुआ, जहां पर हम संविधान में देखते हैं कि संविधान सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है कि सुमित जैन, अंबर जैदी और रविंद्र पंचोली, इन सबके समान अधिकार हैं। संविधान की नजर में महिला पुरुष किस धर्म से कौन आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
हम सबके अधिकार समान है क्योंकि हम भारतीय, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं होता है। मेरे अधिकार अलग हैं, आपके अधिकार हैं अलग हैं, क्योंकि मैं अंबर ज़ैदी हूँ। इस वजह से मैं भारत को अभी भी सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं मानती हूँ। जिस दिन भारत में धर्म और जाति से ऊपर उठकर सबको, महिला पुरुष को समान अधिकार मिलेंगे, तब भारत सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेगा। और साथ साथ हम चाहे वक्फ बोर्ड जैसे, वक्फ एक्ट जैसे कानून की बात करें, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की बात हो, इस तरह की कई ऐसी पॉलिसीज हैं या कानून की हम बात करें जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समाज में जो समानता की भावना है वो सही तरह से डेवलप नहीं हो पाई है। लेकिन हम जब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए तो शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मात्र या पूरी तरह से इसका इलाज नहीं कर सकता। हमें जनरेशन को बदलने के लिए, माइंडसेट्स को चेंज करने के लिए, जो बच्चों के अंदर समाज में जिस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, मदरसों के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, कुछ यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, उस पर कड़ी नजर रखनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई मोदी जी कोई एक बहुत बड़ा सा कोई ड्रास्टिक कदम उठाएंगे और ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो एक सही अप्रोच भी नहीं होगी और ऐसा कुछ किया भी नहीं जा सकता। किसी भी मानसिकता को बदलने के लिए आपको बहुत समय लगता है और सही तरह की शिक्षा बहुत जरूरी होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैंने मेरा एक लेख भी था अभी पिछले हफ्ते जो दैनिक जागरण और ऑर्गेनाइजर दोनों में था, अंग्रेजी और हिंदी में। वो मुख्तार अंसारी के जो उसकी डेथ के बाद वहां पर लोग इकट्ठे हुए उसको लेकर मानसिकता पे मैंने आर्टिकल लिखा था। तो उसमें भी मैंने सोल्यूशन की बात कही कि इस तरह की जो मानसिकता है उसको बदलने के लिए आवश्यकता है कि हम जामिया, जेएनयू और एएमयू जैसी यूनिवर्सिटीज में कहते हैं कि इनको फंडिंग इनकी रोक दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि फंडिंग रोक देना, साथ के साथ उन यूनिवर्सिटीज में, साथ साथ मदरसों में सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है, सरकार को उस पर नजर रखनी होगी। और मदरसों की तो मैं हमेशा कहती हूँ कोई आवश्यकता नहीं है। हर बच्चे को जो समान शिक्षा का अधिकार है उसके तहत वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो भारत का हर बच्चा ग्रहण करता है। और किसी भी कंट्री में जो भी पैसा खर्च होता है बच्चों के ऊपर या किसी भी नागरिक के ऊपर, वो एक देश का पैसा होता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए, कोई ज़कात के जरिए दे या दान दें या टैक्स से आए, लेकिन वो देश का पैसा है। कहाँ पे खर्च हो रहा है और क्या सही माने में हम उन बच्चों के ऊपर जो पैसा लगा रहे हैं, क्या वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो पा रहे हैं? नहीं। कितने लोग मौलाना या इमाम बन जाएंगे? तो बहुत जरूरी है कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो हर दिशा में सही अप्रोच लगानी बहुत जरूरी है और सही मानसिकता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है देश में एकता को बनाए रखने के लिए। मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, सॉरी। आगे हम और No, बात no. करेंगे। Beautifully explained. Really telling you. Each and every point was discussed, and this is like हमारे 10 क्वेश्चन तो आपने एक में कवर कर दिए। हाँ, अब अंबर जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। सेकुलर जी। शब्द हमारे जो प्रारंभिक संविधान बना था उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। जी, बाद में जोड़ा गया प्रस्तावना। भारत शुरू से ही सेकुलर रहा है, प्रजातांत्रिक देश हमेशा से रहा है, सनातन काल से ये मतलब सेकुलर रहा है। यहाँ पे जाति पाति और इस तरह का कभी भेदभाव रहा नहीं है। आपको लगता नहीं है कि ये सेकुलर शब्द डाल के और मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर करके उनको इतना ज्यादा पैम्पर किया गया है कि वो एक जैसे बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, माँ बाप कुछ कहे तो वो हाथ पांव पटकने लगता है, माँ बाप पे हाथ पांव चलाने लगता है। इस तरह की मुस्लिमों की स्थिति हो गई है। मदरसों की आपने बात की, तो मदरसों पे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसपे से फिर वो रोक हटा दी। तो क्या हमारा, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे ही रहे, पढ़े लिखे नहीं, गजवाए हिंद का ही भजन गाते ही रहे? रविंद्र जी, जो आपने सबसे पहले बात कही है ना कि सेक्युलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, मैं जो आपने एग्जैक्ट लाइन जो शब्द यूज किए, ये बात मैं बहुत वर्षों से लगातार बोलती आई हूँ कि कांग्रेस ने इस तरह के कदम उठाकर सेक्युलर जो संविधान की उसमें प्रस्तावना में जोड़ा गया, उसके नाम पर जो कुछ हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, ये सारी चीजें हो गई,
मुसलमानों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर उनको बिगाड़ा गया और उनका पूरी तरह से एक रिवर्स में उनको लाया गया। मुसलमानों की जो स्थिति है वो सबके सामने है, चाहे हम लिटरेसी रेट की बात करें, उनकी पर कैपिटा इनकम की बात करें, हेल्थ की बात करें, किसी भी एस्पेक्ट से आप देखें मुसलमानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन उनको, जैसे कि आपने कहा, मैं वही शब्द हमेशा बोलती हूँ कि मुसलमानों का जो एक एटीट्यूड है संविधान के प्रति, देश के प्रति, उसको बिगाड़ा गया सिस्टमैटिकली। उसको सुधारने के लिए जो मोदी जी ने कदम उठाए हैं, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी थे। और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ देश से या संविधान से हमें जो अधिकार हैं वो तो मिलते हैं, लेकिन हमें कभी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया गया। मुझे लगता है ये हर एक भारतवासी के साथ है। हर एक अधिकार के साथ, चाहे हम परिवार में हों या किसी संगठन में हों या देश में हों, हर एक अधिकार के साथ-साथ ज़िम्मेदारी होती है। हमें जो अधिकार मिल रहा है, उसके साथ मिल रही ज़िम्मेदारी को भी समझना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से मुसलमान समाज को। लेकिन आपने एक और सवाल पूछा था, जो बात कही, अभी रिसेंटली हालाँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ मदरसा को लेकर काफ़ी लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। योगी जी जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में सीएम बने, तभी से वो मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ मदरसा को लेकर बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से उन्होंने बातचीत की, मिले और अलग-अलग तरह से एनसीडब्ल्यू ने भी मीटिंग्स की, मैं भी उनमें बहुत बार शामिल रही हूँ। तो एक काफ़ी लंबे समय से लोगों से वो सुझाव ले रहे हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए, क्या-क्या बदलाव होने चाहिए, किस तरह की समस्याएँ मदरसों में होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे मदरसों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जो भी पैसा होता है, जो भी, चाहे वो ज़कात के माध्यम से आए या टैक्स पेयर के माध्यम से आए, वो देश का पैसा है। सही तरह से उसका इस्तेमाल होना और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वो सरकार की ज़िम्मेदारी होती है उसको सुनिश्चित करना। लेकिन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो उस फैसले को कहा कि भई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया। ये बड़े अफ़सोस की बात है, क्योंकि वही है, देखिए, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे ऐसे बड़े फैसले होते हैं जिन पे मुझे आपत्ति होती है और मैं खुलकर उस पे आपत्ति भी दर्ज कराती हूँ। बड़े कन्वीनिएंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सू मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हम ले सकते हैं। अब रिसेंटली बात कर लें कि जो मणिपुर में हुआ, वहाँ पे तो उन्होंने सू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। वेस्ट बंगाल या राजस्थान में हुआ, तब जब तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब तक नहीं लिया। फिर उसके बाद हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, रिसेंटली वहाँ पे नहीं लिया। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जो कन्वीनियंस वाले उनके सू मोटो होते हैं वो सामने आते हैं। तो ये ऐसी कोई बात, या फिर हम गिरिजा टीकू की बात करें, एक जघन्य अपराध एक महिला के साथ हुआ 90 के दशक में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कोई सू मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया। इनफैक्ट कश्मीरी पंडितों के प्ली को सुनने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो इस तरह की चीजें समय-समय पर सामने आती हैं, लेकिन हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं और हमें अपनी आपत्ति दर्ज कराना से कोई भी किसी भी तरह का परहेज या गुरेज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मुसलमान बच्चों के भविष्य की बात है, और ना कि सिर्फ मुसलमान, मैं कहती हूँ पूरे देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य की बात है। बड़ी संख्या में जो मुसलमान गरीब बच्चे हैं, जिनका अधिकार है एक बेहतर शिक्षा हासिल करना, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। और ये बात मैं लगातार उठाती आई हूँ कि हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल जाएँ, उन्हें वही शिक्षा मिले जो हर एक बच्चे को मिलती है। लेकिन मुसलमान बच्चों के साथ ये दोहरा व्यवहार होता आया है सेक्युलरिज़्म के नाम पर। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, योगी जी ने जब से वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने सरकारी स्कूलों की बड़ी अच्छी स्थिति हो गई है। टीचर्स समय पर आते हैं, मेहनत से काम करते हैं, क्योंकि बहुत कड़ी उन्होंने पूरी तरह से कड़ी नज़र रखी जाती है कि टीचर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो योगी जी का डंडा तो है ही पॉपुलर, तो हर जगह पे उनका डंडा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि जो बच्चे मदरसे में जाते हैं, जो भी लीगल मदरसे हैं, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं है, उन सब के बच्चे सरकारी स्कूल जाएँगे, तो वो बड़ा अच्छा कदम था। सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है इस फैसले पर एक बार फिर से नज़र करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि संविधान कहता है, उनको तो हमसे ज़्यादा कानून जानते हैं, समझते हैं। क्या समान शिक्षा का अधिकार, और खास तौर से जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है, धार्मिक एजुकेशन, वो तो वैसे भी जो गैर कानूनी है। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन 15 साल की
उम्र से कम के बच्चे को नहीं दे सकते। वो जब बड़ा हो जाए वो अपनी मर्जी से अगर कोई भी किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा है, कोई भी स्पेशलाइज एजुकेशन लेना चाहता है, ये उसका अधिकार होगा। हम छोटे बच्चे को पे किसी भी तरह की ऐसी कोई शिक्षा थोप नहीं सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें त्रुटियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ही समाज के लोगों को इस तरह की चीजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जो नेता है सो कॉल्ड, उनको लगता है कि जो गरीब का बच्चा है, गरीब मुसलमान का बच्चा, वो मदरसे में रहेगा, फिर उसका बच्चा भी मदरसे में ही रहेगा, लिमिटेड इनकम होगी। तो ये जो विशेष साइकिल बनी हुई है चलती रहेगी वोट बैंक की, और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और मोदी जी और योगी जी दोनों ही मिलकर इसको तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि मोदी जी 3.0 उनकी सरकार है, उसमें ऐसे कई बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। बट अम्बर जी, एक चीज बताइए, आपने बोला मदरसा का। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मदरसा आप बोलती हैं कि बैन होना चाहिए या इसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, इसको प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए, फिर वो बोलते हैं कि भाई आपके भी तो वैदिक गुरुकुल चलते हैं, अगर वो चल सकते हैं तो मदरसा क्यों नहीं चल सकता? अब इसका कोई आंसर नहीं होता किसी के पास। वैदिक गुरुकुल चलते हैं, कितने गुरुकुल हैं? इट इज हार्डली 250 स्कूल्स। ठीक है, और उसमें कौन सी शिक्षा दी जाती है? हमारे जो पुराने वेद हैं उनकी, साइंस भी होता है, मैथ्स भी होता है, सब कुछ होता है उसमें। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल मैथमेटिक सिस्टम था, वो वाला सिखाया जाता है। जो हमारे साइंस की पूरी है, स्टडीज हैं, वो सारी होती हैं। एक्चुअली मॉडर्न भी है उसमें, बट इन द फॉर्म ऑफ वैदिक जो सारी है, वो सारी कराई जाती है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? दिस यू टेल मी, आई डोंट नो, मैं कभी गया नहीं। जहाँ काफिर मिले वहां मार दो। नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ ना, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। आप बस कोई भी आई बता हैव नो सकते आइडिया, आई हैव नो आइडिया कि मदरसे में क्या पढ़ाया। आप बताइए, उन्होंने बोल दिया मदरसे में क्या तो पढ़ाया जो जाता है, क्या सिखाया जाता है बच्चों को? देखिए, मैं बताता हूँ। गुरुकुल में बेसिकली धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वेद पढ़ाए जाते हैं, पुराण पढ़ाई जाती है। और जो पंडित लोग होते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, वो उसकी सारी पूरी शिक्षा दी जाती है। वहाँ किसी धर्म के विरुद्ध लड़ने की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। वहाँ पे ये बताया जाता है कि सारे धर्म समान है, ईश्वर एक है, निराकार है। ये मेरी भावना है कि मैं मूर्ति बिठा लेता हूँ, आपकी भावना आप मूर्ति नहीं बिठाते हैं। सर्वधर्म समभाव की वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल, यही मैं सुनना चाहती थी, और यही मैं फर्क आपको बताना चाहती थी कि अगर हम गुरुकुल की बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि हजारों लाखों की संख्या में गुरुकुल नहीं है, गुरुकुल बड़े लिमिटेड है। उनमें जो शिक्षा दी जाती है वो जो सांस्कृतिक शिक्षा है, जो हमारे पुराण है, और उनमें कहीं पे भी किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ किसी भी तरह की नफरत नहीं सिखाई जाती। लेकिन मदरसों में खुलेआम बच्चों के जहन में धर्म के नाम पर जो देश और समाज को बांटने की भावना बचपन से डाली जाती है, वो इतनी ज्यादा कट्टर हो जाती है कि सर तन से जुदा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और उनको सही लगता है क्योंकि बचपन से जब आपको एक चीज सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, वहां पर एक ऐसा माहौल होता है, वहां पर ना कोई दूसरा जेंडर का कोई इंसान होता है, ना किसी और धर्म का होता है। तो ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक टनल व्यू क्रिएट हो जाता है बच्चों का, जिनको लगता है कि यही सही है और जो हमें पढ़ाया जा रहा है वही एकदम सही है। तो ऐसे में उन बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा। हालांकि हमारे देश में कितना कुछ है, कल्चर, आप कुछ किलोमीटर पे अलग अलग तरह की भाषाएं, रहन सहन, खाना पीना, कितना कुछ हमारे देश में है देखने, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। हमारी संस्कृति, इतिहास, और एक जो जनरल एजुकेशन है, वो भी हर एक बच्चा डिजर्व करता है। आपको धार्मिक एजुकेशन लेनी है, आप बड़े होकर 14-15 साल की उम्र में आप कम से कम 10वीं पास कर लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि आपको इस तरह की धार्मिक एजुकेशन चाहिए, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन एक और एग्जाम्पल टीवी डिबेट्स में सुमित जी अक्सर आता है, जब भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा पे डिबेट्स होती है कि एपीजे अब्दुल कलाम और हमारे वो महान सब मदरसे में गए थे, उन्होंने भी मदरसे से शिक्षा हासिल की। लेकिन हर एक ये इसको इस तरह से पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है। उस समय ये मदरसे नहीं होते थे। मदरसा का मतलब होता है एक एक विद्यालय, जहां पे आप दर्स हासिल करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हैं। ये जो मदरसे हैं वो उस वक्त के मदरसे होते थे, वो अलग होते थे। वो स्कूल होते थे प्राइमरी एजुकेशन के, जैसे हमारे सरकारी स्कूल होते हैं इस तरह के, कि सब बच्चे जाते हैं वहां पे, उनको
पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी की जो शिक्षा होती है, बेसिक एजुकेशन, हिंदी, उर्दू, मैथ्स और जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। उसको वहां पे मौलवी साहब भी होते थे। तो ये होता था, वो मदरसा वो होता था। अब वो मदरसे बहुत कम रह गए हैं। अब हो गए मदरसे जहां पर आपको कुरान और हदीस और ये सारी चीजें पढ़ाई सिखाई जाती हैं, जहां पर इस तरह की चीजें हमारे देश में रहकर हमारे ही देश के खिलाफ, अपने ही समाज में जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ खुली नफरत सिखाई जाए, बच्चों को इस तरह की चीजें सिखाई पढ़ाई जाए, इस तरह का माइंडसेट हमारे देश में डेवलप किया जाए जो देश के ही विरोध में चला जाए, क्या वो चीजें जायज हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि इस पे जो नजर और इसको कंट्रोल कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। चाहे सिलेबस की बात हो, आप जो देवबंद मदरसा है आप उसका सिलेबस उठा के देख लीजिए, उनकी वेबसाइट उठा के देख लीजिए, जो फतवा होते हैं उनका जिस तरह से वो जवाब देते हैं, कोई सेंसिटिविटी समाज और देश के प्रति नजर नहीं आती, वो खुलेआम कुछ भी लिख बोल देते हैं। ऐसे में कंट्रोल करना और सारी चीजें ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप किसी और देश में जाकर ऐसा कुछ करें, आपने सुमित जी ओपनिंग में ये बात कही थी कि हम कहीं और ऐसा नहीं देखते, क्योंकि वहां की सरकारें अपनी नीतियों को लेकर और जो देश में क्या हो रहा है, किस तरह के ब्रेन डेवलप्स हो रहे हैं, वो बड़ा उस पे नजर रखती है। आप अमेरिका की बात करें या और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो मुझे लगता है देश हित सर्वोपरि होता है, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र से निकल कर आ रहा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, समाज हो, देश सर्वोपरि है। मैं आपसे देखिए अमर 3 जी, प्रश्न पूछूंगा अमर जी। जी। आपको नहीं लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं वो बहुत सिलेक्टिव हैं? हिंदुओं के मामले में वो उनको टांग अड़ाने में बिल्कुल देर नहीं लगती है, मुस्लिम का मामला हो तो वो कन्नी काट जाते हैं। दूसरा मैंने तो खुद ही बात की है। एक दूसरा ये कि ये जो भीड़ तंत्र चल रहा है, भाई हम आपके त्योहार में कभी पत्थर नहीं चलाते हैं, आपके ईदगाह में आप नमाज पढ़ने जाते हैं कोई पत्थर नहीं चलाता, फूल ही फेंकता है। आपके ताजिए निकलते हैं, हम कभी पत्थर नहीं चलाते हैं, बल्कि कई हिंदू तो ताजियों के नीचे से निकल के मन्नत मांगते हैं, सब करते हैं। फिर ये इस धर्म में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी आयत है जो इस तरह की हरकतों को प्रोवोक करती है? आयत तो कोई भी नहीं है जहां पे लिखा हो कि भाई आप पत्थर मारिए दूसरे धर्म के लोगों का, कोई भी अगर इस तरह का रिलीजियस प्रोसेशन हो रहा है, ऐसी कोई आयत नहीं है। ये मानसिकता है जिसको बनाया गया है इतने वर्षों, 76-77 सालों तक उसको पोषित किया गया, पाल पोस कर इतनी मेहनत से बड़ा किया गया है, इतनी सारी पॉलिसीज संविधान के अंतर्गत लाई गई, तो बड़ी मेहनत से मानसिकता बनी है। पत्थरबाजी भारत के अलावा और कहाँ पर की जाती है? आप ये बता दीजिए, कहाँ के मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं भारत के अलावा? कहीं नहीं करते, क्योंकि ये कहीं मानसिकता नहीं भारत करते में। हैं। तो ये हमारे ही जो लीडरशिप रही है उसकी वजह से ये सारी चीजें क्रिएटेड हैं, और इसको ठीक करना भी हमारी लीडरशिप की जिम्मेदारी है। और जो बड़ा बदलाव हम देश में होता हुआ देखते हैं, या तो बिल्कुल समाज में एक बहुत बड़ा कोई आंदोलन छिड़ जाए तो एक बड़ी क्रांति आती है, या फिर ऊपर से ही कोई बड़े बदलाव हो नीतियों में, तब हम समाज में बदलाव देख सकते हैं। और वो हमने देखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिसको शायद सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हमारे जीवन काल में होता। हम देखेंगे 370, राम मंदिर, 3 तलाक, ऐसे ऐसे मुद्दे, मतलब लगता था कि हम मर जाएंगे और ये मुद्दे कभी रिजॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसा होता हुआ हम अपने जीवन काल में देख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हम देखेंगे जो मोदी जी की 3rd टर्म रहेगी, और ऐसे बड़े लीगल रिफॉर्म्स हम होते हुए देखेंगे। ये मेरी पूरी आशा है, और मैं उम्मीद करती हूँ जहां पर इस तरह के जब बदलाव आएंगे, तो देखिए 370 के बाद हमने कश्मीर में किस तरह का बदलाव देखा। 370 हटा, लोगों के अंदर वो सेंस ऑफ इंटीग्रेशन डेवलप हुआ कि हाँ हम भारतीय हैं, और भारत के साथ जुड़ने वाली वो मानसिकता उनके अंदर आई है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, पढ़ाई में हर क्षेत्र में वहां के बच्चे आगे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, टूरिज्म डेवलप हो रहा है, और रोजगार हर तरह से वहां पे आगे बढ़ रहा है। तो कश्मीर फ्लरिश हो रहा है। तो जब कुछ बड़े बदलाव हम देखते हैं, इस तरह के प्रोविजंस हट जाते हैं, तो लोग खुद जुड़ जाते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कानूनी बदलाव होने बहुत जरूरी है।
चाहे आप वक्फ एक्ट की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको हटना चाहिए। और जब हम समानता की बात करते हैं और आप खुद कहते हैं कि देश सबको समान अधिकार देता है, तो समान अधिकार देता है तो आपको जो स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं आप उनको सबसे पहले हटवाइए। समानता की बात सबसे ज्यादा ओवैसी जी करते हैं, लेकिन जब इन एक्ट्स की बात आएगी तो वो एकदम कन्नी काट के एकदम उड़ जाएंगे। तो सही में अगर समानता की बात करते हैं तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा है वो मैं कहूँ भाई ये एक्स्ट्रा ले लीजिए और सब में बराबर बांट दीजिए। और वैसे भी मोदी जी हम्म। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें कहीं पे भी किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी बायस्ड रवैया नहीं है, तो फिर हमें अलग से कुछ और क्यों चाहिए। एम्बर जी बताइए मुझे, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अभी अभी जैसे ईद थी उससे पहले हमने देखा कि इफ्तियार पार्टी होती है। अब हम्म। इफ्तियार पार्टी भी आप अपने घर में मनाएंगे, लेकिन इनको सड़कों पे ही मनानी है। और पाकिस्तानी भी जो हैं वो भी हैरान थे कि भाई हमारे कंट्री में तो ऐसा होता नहीं है, ये हिंदुस्तान में क्यों है कि जो सड़क है उसी को रोक कर वहां पर उन्होंने नमाज पढ़नी है, सड़क पर के ऊपर पूरा ट्रैफिक रोक कर वहां पर इफ्तियार पार्टी करनी है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही गलत अप्रोच है और किसी भी तरह की हिंड्रेंस क्रिएट करके आप लोगों को परेशान करके आप इबादत नहीं कर सकते। ये इस्लाम के खिलाफ है, जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ है। आप चक्का जाम करके, सड़क जाम करके किसी को भी किसी भी तरह से परेशानी देकर आप इबादत नहीं कर सकते। ये एकदम क्लियर है। लेकिन ये वही मानसिकता की जो हम बात कर रहे हैं कि दादागिरी वाली मानसिकता के को जो बनाया गया है, ये उसी का एक परिणाम है। उसके बावजूद भी आप बेचारे बन जाते हैं, विक्टिम आप बन जाते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि आप जुर्म भी खुद कीजिए, फिर उसके बाद आप मजलूम भी बन जाइए और आप फिर कहिए कि भाई तानाशाह है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो ये बड़ी ये एक बेसिक पैटर्न है, लेकिन इसको रोकना होगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सारे कानून सब पर समानता से लागू कीजिए। कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम हमारे देश में हम क्रिमिनल कोड की बात करते हैं, वो सबके लिए बराबर है। वहां पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं आता, मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, कहीं पे भी नहीं आता। कहीं पे ऐसा होता है कि भाई मुसलमान ने चोरी की, हाथ काट दो और मेरे हाथ कट जाएंगे, सुमित जैन को आप जो भारत के कानून के तहत जो संविधान कहता है वैसे सजा मिलेगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फिर जब पर्सनल लॉज आते हैं उसमें हमारे साथ दोहरा रवैया क्यों इख्तियार किया जाता है? जब हर जगह यूनिफॉर्मिटी है तो सिर्फ पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं हो रही है? तो बहुत जरूरी है कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी आए, ताकि देश का बड़ा पैसा बचेगा, बड़ा समय बचेगा। क्योंकि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, जजेस की बड़ी कमी है, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉज हैं, धर्म और जाति और उसके भी नीचे की जाति और उसमें अलग प्रजाति, उसके हिसाब से इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, जिसकी वजह से फैसला आने में बड़ा समय लगता है। उन कॉम्प्लेक्सिटीज को सुलझाया तभी जा सकता है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सिंप्लीफाइड लॉज हो, फटाफट न्याय मिले, लोगों का न्याय के प्रति भरोसा बढ़ेगा और हुँ। समाज में एक एक बेहतर पॉजिटिव सेंस डेवलप होगा। तो मानसिकता में बदलाव हम बड़े फैसलों के बाद ही दे सकते हैं। और कहाँ पे क्या पढ़ाया सिखाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा। जी, बिल्कुल पूछिए। ये जो भीड़ तंत्र वाला हिसाब किताब चला है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, मान लीजिए हिंदू भी प्रोवोक होके सड़कों पे आरती करने लगे, वो भी भीड़ तंत्र की तरह व्यवहार करने लगे, तो इस देश का क्या होगा? फिर तो कुछ नहीं होगा। मैं ये वही बोल रही हूँ मुस्लिम कम्युनिटी की जवाबदारी नहीं है, जो समझदार लोग हैं कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को समझाएं कि ये देश आपका है। आप कहाँ जाएंगे यहाँ से निकल के? 57 मुस्लिम कंट्रीज में कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनमें हालात ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर मुसलमान सबसे बेहतर स्थिति में है। और हम सबको इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हर एक नागरिक सुरक्षित है और हर एक नागरिक को समान जो कानून है, कानूनी अधिकार हैं, उनमें सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में जो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम सड़क पे किसी भी तरह की भीड़ ना लगाएं, किसी भी तरह की जो आम लोगों की जिंदगी है उस पर किसी भी तरह का हमारी वजह से अननेसेसरी न्यूसेंस क्रिएट ना करें, सड़कों पे आप नमाज ना पढ़िए। तो इस्लाम के हिसाब से वो एक जो बेसिक आपका सोशल सेंस होता है उसके भी अगेंस्ट है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ
गाइडलाइंस भी होनी चाहिए। वैसे गाइडलाइन बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस्लाम भी ये कहता है कि आप किसी का रास्ता रोककर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इसमें कौन सी गाइडलाइन बनेगी? ये खुद उनको सोचना चाहिए कि आपको नमाज पढ़नी है तो आप मस्जिद में पढ़िए, और जरूरी नहीं है कि आप नमाज सिर्फ मस्जिद में पढ़ेंगे, आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, घर पे पढ़ सकते हैं, कहीं जहां पे भी यहाँ पे वहां पे नमाज पढ़ सकते हैं। तो जो इस्लाम के हिसाब से मस्जिद की भी कोई ऐसी बहुत जरूरी आवश्यकता नहीं कि आप मस्जिद होगी तो नमाज पढ़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन अगेन वो मानसिकता ऐसी डेवलप हो गई है कि हमको करना है तो करना है। दादागिरी को खत्म करके एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत आवश्यकता है, जो अब तक समाज के अंदर नहीं डाली गई है। हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हमें कुछ देना नहीं है, जो जिम्मेदारी है हमारी समाज और देश के प्रति। अंबर आपको जी नहीं लगता बहुत अच्छी दादागिरी तरह से खत्म करने का एक ही तरीका है, योगी मॉडल? योगी मॉडल तो हिट है। और यही हिट फैलाना पड़ेगा पूरे देश में, तभी सब कुछ ठीक होगा। अंबर जी, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आपने पूरा कवर किया इसको। But it was beautiful talking to you as always. And Thank even you. though the tables have turned today, instead of me speaking, you were the one on the center stage, and it was beautifully explained. और मुझे लगता है कि देश में अगर बदलाव चाहिए, जिस दिन हिंदू भी बोलेगा ईद की जय श्री राम, उस दिन चेंज वाकई में आएगा। जिस दिन हिंदू जागेगा तभी चेंज आएगा, और मुसलमान भी जिस दिन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि ईद की जय श्री राम भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, उस दिन बदलाव भी आएगा, चेंज भी आएगा और देश भी तरक्की करेगा। सभी जिसको बोलते हैं, मोदी ने बोला है, सबका साथ, सबका विकास तभी होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चाइना वाला मॉडल भारत को अपनाना ना पड़े। जो चाइना का मॉडल है, वो बहुत खतरनाक है। उससे पहले अगर ईद की जय श्री राम एक्सेप्ट हो जाए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसी के साथ जय श्री राम। और अमर जैदी जैसी समझदार और पढ़ी लिखी महिलाओं की खास तौर से ड्यूटी बनती है कि अपनी कम्युनिटी में ये शिक्षा का प्रसार करें, लोगों को समझाएं और अपनी तरह की और भी महिलाएं तैयार करें। जय श्री राम, जय भारत। कोशिश रहती है, मैं बहुत पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत धन्यवाद, आगे भी कोशिश जारी रहेगी। जय श्री सर, राम। आज तो अंबर जी, रविंदर जी ने आखिर में ऐसे बोला है जैसे आज की अदालत में जो जज साहब होते हैं, एक फैसला देते हैं कि आपको ये काम करने चाहिए। मैं बचपन से काम कर रही हूँ। मैं जब से होश संभाला है, तब से मैं देश और समाज के लिए काम कर रही हूँ। मैं 12 साल की उम्र से काम कर रही हूँ समाज के लिए। तो रविंदर जी, मैं आपको बता दूं, एम्बर जी 12 साल से काम कर रही हैं और 50 साल से एनजीओ चला रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एज क्या है। 50 एनजीओ पुरानी है। मैं 50 साल, मतलब मुझसे 6 साल ही छोटी हुई, मुझसे 6 साल ही छोटी हुई। मैं एक्चुअली ब्रेकफास्ट में फेयर एंड लवली खाती हूँ, ब्रेड पे लगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.